दोस्तों, रशिया और अमेरिका बीते एक साल से यूक्रेन को बीच में रखकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिसमें रशिया डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करके रशिया से लड़ाई कर रहा था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों कभी एक दूसरे से डायरेक्ट कभी नहीं भिड़े थे। पर बीते दिनों एक अमेरिकी ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर उड़ रहा था, तभी रशिया की फाइटर जेट्स ने उस ड्रोन को क्रैश करवा दिया और इसी के साथ दुनिया भर में एक कयास लगाया जाना शुरू हो गया कि क्या अमेरिका और रशिया डायरेक्टली एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए सामने आ सकते हैं या नहीं। इसी एक मुद्दे पर इस समय दुनिया भर की मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दिए जा रही है। इसीलिए इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम इसे एक्सप्लेन करने की आज कोशिश करेंगे, जिसमें विस्तार से बात होगी उस घटना की जिससे ये बखेड़ा खड़ा हुआ है। क्या सच में डायरेक्ट लड़ाई की शुरुआत है या फिर नहीं। दोस्तों, सबसे पहले घटना पर नजर डालते हैं। तारीख थी 14 मार्च 2023 की। अमेरिका का एक ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर उड़ रहा था। नाम था MQ-9 रीपर ड्रोन। लेकिन ये ड्रोन रशियन एयरफोर्स की नजर में आ गया और रशिया के 2 जेट विमान Su-27 फाइटर जेट ने इस ड्रोन को घेर लिया और ऐसा करीब 40 मिनट तक चला। 40 मिनट बाद रशियन प्लेन ने इस ड्रोन के ऊपर से फ्यूल गिराया। फ्यूल की वजह से ड्रोन के प्रोपेलर को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से ड्रोन डैमेज हुआ और डैमेज ड्रोन सीधे ब्लैक सी पर जाकर गिर गया। बस यहीं से हल्ला शुरू हो गया। अमेरिका ने तुरंत ही इस मामले में आग बबूला होते हुए रशिया की जानबूझकर की जाने वाली ये हरकत बताई। रूस ने जहां इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताई, तो वहीं अमेरिका ने कहा कि उनका ड्रोन इंटरनेशनल एयर स्पेस में उड़ रहा था, जिसके लिए किसी देश की परमिशन की जरूरत नहीं होती। इंटरनेशनल एयर स्पेस के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि ये आसमान का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें बहुत सारे देशों के प्लेन और ड्रोन को उड़ने की इजाजत होती है। ऐसा एयर स्पेस किसी देश की टेरिटरी का हिस्सा नहीं होता, बल्कि एक साझी विरासत होती है। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जो विरासत यानी संपत्ति साझा बहुत से लोगों के बीच साझा होती है, उस पर एकाधिकार करने के लिए साजिश चलती ही रहती है। और ऐसा ही इस इंटरनेशनल एयर स्पेस के साथ भी हुआ था, क्योंकि ये काला सागर यानी ब्लैक सी के ऊपर का एयर स्पेस है। अब इससे फिलहाल आप ये तो समझ गए होंगे कि काले सागर में कुछ तो काला है, यानी कोई बात तो है। इसलिए आइए पहले उसे डिटेल में समझ लेते हैं। दी ब्लैक सी। दोस्तों, दुनिया के नक्शे को अगर आप करीब से देखेंगे तो धरती के इस हिस्से पर जहां रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की और यूक्रेन जैसे देश बसे हैं, उसी के बीचों बीच जो नीले रंग की आकृति आपको दिखाई पड़ेगी, वो ब्लैक सी है, जिसे हिंदी में काला सागर भी कहा जाता है। अब इसे काला सागर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी बहुत सी हाइपोथेसिस है, लेकिन आमतौर पर इसे ब्लैक सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सागर में जब तूफान आता था तो ये सागर काला हो जाता था। खैर, नाम से आगे बढ़ें तो काले सागर की सतह में ऑक्सीजन की भारी कमी होती है और इसी कमी की वजह से कहा जाता है कि कोई जहाज अगर गलती से इस सागर में खो गया तो उसका बचना नामुमकिन सा होता है। और ऐसा होता रहा है कि ब्लैक सी में बहुत सी जहाजें बड़ी गायब हुई हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस सागर की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की, इसलिए आपको बता दें कि इससे लगे हुए यानी कि सभी फ्रंटलाइन देश व्यापार के लिए इस सागर का इस्तेमाल करते हैं। इसी के जरिए इन सारे ही देशों के बीच सामान लाया जाता है। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर कि आखिर रशिया क्यों इस सागर के पास अपनी धौंस बनाने की कोशिश करता है। रूस के लिए दोस्तों ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कैथरीन दी ग्रेट यानी कि रूस की महारानी, जिन्होंने साल 1783 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने काले सागर में गर्म पानी के बंदरगाह खोजे और इस सागर का इस्तेमाल करने लगे। जिस वक्त से ये सब हो रहा था, उस वक्त रूस और ऑटोमन एम्पायर के बीच कब्जे को लेकर नोकझोंक हुआ करती थी। खैर, समय बदला और ऐसा बदला कि सोवियत संघ का पतन हुआ और सारे देश रशिया से अलग हो गए, जिसके बाद दुनिया में यूएसए नए सुपर पावर की तरह उभरा और उसी समय में नाटो का गठन भी हो चुका था। नाटो के बन जाने के बाद हुआ ये कि ब्लैक सी के किनारे बसे हुए देश बुल्गारिया और रोमानिया उस समय नाटो में शामिल हुए। अब यहीं से अमेरिका और ब्लैक सी का अफेयर भी शुरू हो गया, क्योंकि नाटो पर अमेरिका का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। इन दोनों के बाद एक और काले सागर के किनारे वाला देश नाटो का सदस्य बन गया। इस देश का नाम था तुर्की। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि इससे पहले तुर्की की रूस से दोस्ती थी, इसलिए अमेरिका अपना प्रभाव इस इलाके पर डालने के लिए तुर्की का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन वक्त बदलने के साथ तुर्की भी नाटो में शामिल हो गया। इस तरह से नाटो की वजह से रूस का ब्लैक सी से कंट्रोल जाता जा रहा था, जिसके बाद ब्लैक सी में नाटो के मिसाइलों की टेस्टिंग होना, ड्रोन से पेट्रोलिंग करना, ये सब आम बात हो गई। ये सब कुछ रशिया के खिलाफ अमेरिका को फायदा पहुंचा रहा था। इस बात से रूस नाराज होने लगा, वो इसे खतरे के तौर पर देख रहा था। इसलिए साल 2014 में उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कई एक्सपर्ट्स दोस्तों ये भी कहते हैं कि रूस का क्रीमिया पर कब्जा करने की एक वजह ये भी थी कि वो ब्लैक सी में अपना प्रभाव बढ़ा सके। इस तरह से इस ब्लैक सी की इंपॉर्टेंस में रशिया यूक्रेन वॉर भी जुड़ गया। इसलिए इस समय रशिया इस इलाके में अपने इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए अपने फाइटर जेट्स को एयर स्पेस में घूमने के ऑर्डर दे दिए हैं और इसी के दौरान रशिया के फाइटर जेट्स ने प्लानिंग के साथ अमेरिकी ड्रोन को क्रैश करवा दिया।
जिसे अगर देखा जाए तो ये एक एक्सीडेंट से ज्यादा कुछ नहीं लगता। वैसे ये एक्सीडेंट है तो छोटा और इंटरनेशनल एयर स्पेस में हुआ है, लेकिन सोचिए अगर ये इंटरनेशनल एयर स्पेस में नहीं होता या इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर नहीं होता तो क्या होता। आपको बता दें दोस्तों, इसी तरह के छोटे छोटे एक्सीडेंट ही दुनिया को युद्ध के कागार पर ले आते हैं। शायद आपको पता ही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी एक कार एक्सीडेंट से शुरू हुई थी। जी हाँ, इस तरह की दुर्घटनाओं को हम ये नहीं कह सकते कि होगी ही नहीं, ऐसी होती रहेंगी। लेकिन सवाल ये है कि दोनों देश इन एक्सीडेंट पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि रशिया का कहना है कि ड्रोन उनकी टेरिटरी की तरफ यानी यूक्रेन से कैप्चर वाले क्रीमिया की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो उसके एयर स्पेस में जाए, क्योंकि ये सिर्फ अनमैन्ड एरियल व्हीकल नहीं है। जिन रूसी टोही विमानों ने उसे गिराया है, पहले ही अंदाजा लगाया है कि MQ-9 ड्रोन में एक अपाचे हेलीकॉप्टर जितनी 16 मिसाइलें भरी जा सकती हैं, इसलिए इसका क्रीमिया की तरफ बढ़ना रशिया को सही नहीं लगा। ऐसे में रशिया ने ये पूरी तरह से एक प्रोवोकेशन कहा। रूस ने अपनी तरफ से कहा है कि यह उतनी सीरियस घटना नहीं है, लेकिन अमेरिका इसको सीरियस घटना मान रहा है। वैसे दुनिया में ऐसी दुर्घटनाओं का इतिहास भी रहा है। जैसे अगर 2015 में हम देखें तो सीरिया तुर्की के बॉर्डर पर एक रूसी सिविलियन एयरक्राफ्ट को गिरा दिया गया था। उस समय तुर्की चूंकि नाटो का सदस्य था, तब भी रूस में कोई लड़ाई जैसी बात नहीं हुई। लेकिन तब की और अब की बात में काफी अंतर है दोस्तों, क्योंकि दुनिया एक ऐसे मुहाने पर है जहां युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा है। खासकर रूस और अमेरिका का आमने सामने आना एक बहुत ही बड़ी घटना हो सकती थी। अब ऐसे में इसे पूरी घटना से अमेरिका और रशिया के सामने आने वाली जंग के तौर पर अभी के लिए तो नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो घटना है वो किसी देश की टेरिटरी में नहीं हुई है। लेकिन हो सके तो अमेरिका अपने इस नुकसान का बदला लेने के लिए रशिया के खिलाफ कोई अटैकिंग कदम उठाए, तभी जाकर ये तय हो पाएगा कि क्या ये दोनों देश आमने सामने आएंगे या नहीं। वैसे देखा जाए तो ऐसा 2 साल पहले तक संभव नहीं था, जब रशिया किसी युद्ध में नहीं फंसा था, क्योंकि तब वो ईस्टर्न रीजन का एक सुपर पावर था जिसे डायरेक्ट नुकसान पहुंचाने के बारे में अमेरिका कभी सोच ही नहीं पाता। लेकिन आज रशिया की कंडीशन भी पहले जैसी नहीं रही है दोस्तों, इसलिए डायरेक्ट वॉर की कंडीशन बनती है तो कोई हैरानी नहीं होगी। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कभी रशिया और अमेरिका आमने सामने आ पाएंगे या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।